ठीक है। जीरो फोर्स मेंबर क्या होता है? किसको बोलते हैं जीरो फोर्स मेंबर? हाँ, बेसिकली उसमें कोई फोर्स लग नहीं रहा है। एंड अगर लग नहीं रहा है तो फिर लगाया ही क्यों है? अगर वो कोई फोर्स को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो किसी भी लोडिंग को। हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि वो स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि लेट्स सपोज आपने कोई ट्रस डिजाइन किया है, वो एक स्पेसिफिक लोडिंग के लिए डिजाइन किया, एंड ये बात की क्या श्योरिटी कि वो हमेशा वही लोडिंग लगे, है ना? तो मे बी ड्यूरिंग द एप्लीकेशन हो सकता है कि फोर्स जो लग रहा है वो चेंज हो सकता है। तो इन दैट केस हम एडिशनल मेंबर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? तो ये जीरो फोर्स मेंबर वो मेंबर्स हैं जो बेसिकली आपने एक्स्ट्रा मेंबर्स प्रोवाइड करेंगे जस्ट आप ऐसा बोल सकते हैं कि बैकअप मेंबर की तरह ही है, जैसे रिडंडेंट मेंबर है। बट इनका यूज तब होगा जब लोडिंग चेंज हो रही है, ठीक है? लोडिंग चेंज हो रही है तब, और बेसिकली ये क्या है, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। बट इनको आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल है। दो सिंपल रूल है जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है? देखो, आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है। लेट सपोज जो हम फर्स्ट है उसके बारे में बात करते हैं कि दो मेंबर्स कनेक्टेड है, ठीक है? ये एक ज्वाइंट फॉर्मेशन है और दो मेंबर्स कनेक्टेड है, एंड इस ज्वाइंट पे कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं है, कोई भी सपोर्ट रिएक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? दो मेंबर कनेक्टेड है, फर्स्ट एंड सेकंड। लेट सपोज ये एक ज्वाइंट बना रहे हैं यहाँ पे, सिंपल, ठीक है? ज्वाइंट पे कोई भी लोडिंग नहीं है, कोई भी सपोर्ट रिएक्शन है, कुछ नहीं है। तो ये दोनों हमेशा जीरो फोर्स मेंबर की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है? कैसे हम बोल सकते हैं, देखो, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो तो ज्वाइंट भी इक्विलिब्रियम में होगा, तो आप इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो, ये वाली, समेशन एफ एक्स जीरो समेशन एफ वाई जीरो, ठीक है? अगर आप ये इक्वेशन अप्लाई करते हो, लेट सपोज इन दोनों के बीच में एंगल कुछ भी थीटा हो, लेट सपोज, तो अब एक चीज देखोगे, ये टू है, लेट सपोज इसको मैं बोल रहा हूँ एफ टू एस है और इसको एफ वन बोल रहा हूँ। तो एफ टू का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा एफ टू साइन थीटा, बट इसको बैलेंस करने वाला कौन होगा यहाँ पे? कोई भी नहीं है, इट मीन जीरो। साइन थीटा तो खैर जीरो होगा नहीं, तो एफ टू इज जीरो बेसिकली, ठीक है? ये चीज। एंड जब आप हॉरिजॉन्टल वाली इक्वेशन अप्लाई करते हो, लेट सपोज हॉरिजॉन्टल, ये हमने समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस अप्लाई किया था, हॉरिजॉन्टल अप्लाई करते हो तो एफ टू कॉस थीटा, ठीक है? एफ टू कॉस थीटा एंड प्लस एफ वन, ठीक है? जो मैंने डायरेक्शन ले रखी है उसके अकॉर्डिंगली लिख रहा हूँ मैं। तो एफ टू तो जीरो ऑलरेडी हमें पता है, तो एफ वन भी तो जीरो ही होगा। ये सिंपल एक रूल आपको हमेशा याद रखना है, जब भी दो मेंबर्स कनेक्टेड हैं, ज्वाइंट बन रहा है, ठीक है? ज्वाइंट पे दो मेंबर्स कनेक्टेड हैं, सिर्फ दो मेंबर। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ज्वाइंट पे कोई भी एक्सटर्नल लोड या सपोर्ट रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। एंड सेकंड चीज, कोलिनियर मेंबर नहीं होने चाहिए। ये क्या है, नॉन कोलिनियर। अगर कोलिनियर मेंबर होंगे तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो क्या कर रहे हो, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है? ऐसा हो सकता है एफ वन एफ टू, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में एफ वन बराबर एफ टू हो सकता है, ये चीज। तो नॉन कोलिनियर मेंबर्स की हम बात करें, जब भी दो नॉन कोलिनियर मेंबर्स बनेंगे किसी भी ज्वाइंट में, तो ज्वाइंट के इक्विलिब्रियम के लिए दोनों ही जीरो फोर्स मेंबर होंगे हमेशा, ठीक है? तो स्टेटमेंट लिख लेना इसमें, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना, इफ टू नॉन कोलिनियर मेंबर्स, if two non-collinear force member form a truss joint, and no external loading, form a truss joint and no external loading or support reaction is acting on the joint, is acting at the joint, then the two members loading and support reaction, ठीक है? loading and support reaction is acting on the joint, then the two members are zero force members, ठीक है? तो बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ट्रस्ट में अगर ऐसा केस दिख रहा है तो इट मींस दोनों ही जीरो फोर्स मेंबर है। सेकंड, अगर हम सेकंड पॉइंट जो है हमारे पास वो ये है कि लेट सपोज अगेन ज्वाइंट बन रहा है, अब यहाँ पे तीन मेंबर है। तीन मेंबर कैसे हैं? दो तो कोलिनियर है और एक नॉन कोलिनियर, ठीक है? लेट सपोज दिस इज फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, ठीक है? एंड सेकंड थर्ड मेंबर कुछ एंगल पे, फर्स्ट एंड सेकंड आर कोलिनियर,
अगर फर्स्ट एंड सेकंड कोलिनियर है तो डेफिनेटली एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। अब जब ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तो थर्ड वन ऑटोमेटिकली जीरो फोर्स मेंबर होगा, क्योंकि जब आप ज्वाइंट का इक्विलिब्रियम देख रहे हो तो 1 and 2 आर सपोर्टिंग ईच अदर बिकॉज वो कोलिनियर है। तो थर्ड अकेला कभी अगर फोर्स लगा रहा है तो ये कभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो ही नहीं सकता। तो थर्ड जो होगा वो हमेशा जीरो फोर्स मेंबर होगा। और ये आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, हमेशा दो कोलिनियर दिखते हैं, तीसरा अगर है मेंबर तो वो ऑटोमेटिकली जीरो फोर्स मेंबर। सेम कंडीशन जो उसमें भी था कि यहाँ पे कोई लोड नहीं होना चाहिए, कोई भी सपोर्ट एक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखना पॉइंट, if three members form a truss joint in which two of the members are collinear, then the third member is a zero force member provided no external load or support reaction is applied on the joint, ठीक है ये चीज। तो दोनों में जो लिखा है ना वो कंडीशन, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल लोड और सपोर्ट रिएक्शन, उसको अंडरलाइन जरूर कर लेना, वो इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, वो चीज आपको याद होना चाहिए। कभी भी आपको ये वाला केस देखिएगा तो दोनों ही जीरो फोर्स हो गए, सिंपल केस। एंड अगर ऐसा केस दिखता है जहां दो कोलिनियर है, तीसरा वाला ऑटोमेटिकली जीरो। ठीक है, ये दोनों पार्ट आपके कोलिनियर, तीसरा ऑटोमेटिकली हमेशा जीरो होगा। अच्छा, एक और लगा दिया जाए, लेट्स सपोज अगर एक और लगा दिया जाए तब नहीं, तब एप्लीकेबल नहीं होगा वो चीज। ठीक है, सिर्फ 3 मेंबर के लिए ही है, सिर्फ 3 मेंबर होंगे तो तीसरा ऑटोमेटिकली जो कि नॉन कोलिनियर वाला है वो जीरो हो जाएगा। वहां तो वो दोनों ही जीरो है, यहाँ पे दोनों ही जीरो है। ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है जीरो फोर्स मेंबर के गेट में प्रीवियसली। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर्स आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर, नौ, 8 के 9, ठीक है। ठीक है, 9 8 हाँ क्या बोल रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो?
हैं 8 होंगे पक्का? कितने होंगे? ऐसे कुछ भी तोड़ना होता रहेगा, एक ही बार होगा जो भी होगा। तुम 8 9 10 सब गिन दोगे। देखो सबसे पहले ये और ये क्या है, कोलिनियर है, तो तीसरा वाला ऑटोमेटिकली 0। ठीक है, ये और ये कोलिनियर, तीसरा ऑटोमेटिकली 0। ठीक है, ये और ये कोलिनियर, तो ये ऑटोमेटिकली 0। ठीक है, ये और ये कोलिनियर, ये ऑटोमेटिकली 0। इसको बोल सकते हैं 0? नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोड लग रहा है, यहाँ पे भी लोड लग रहा है। और कौन सा 0 दिख रहा है? अब देखो, अब एक्चुअली क्या है, इस ज्वाइंट की बात करते हैं, तो ये कोलिनियर है, ये कोलिनियर है, ये तो ऑलरेडी 0 हो चुका है, तो ये तीसरा मेंबर इट विल बी 0। ठीक है, और कौन सा है ये, आप देखोगे ये 0 हो चुका है, ये और ये कोलिनियर है, तो ये इट विल बी 0। ठीक है, ये चीज, ये और ये कोलिनियर, ये ऑलरेडी 0 है, तो ये भी 0। और कोई बचा है? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, एक और बचा है, 8 है आंसर एक्चुअली। कौन सा बचा है? दिस 0। हाँ हाँ हाँ, ये एग्जैक्टली देखो, ये और ये कोलिनियर है, ये 0 है, ये 0 है, बचा ये तीसरा, ये भी 0। तो टोटल एक्चुअली कितना है? 8 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो डायरेक्टली आपको दिख रहा है वो 0 करो, फिर ये देखो कि यार जो 0 हुए हैं उनकी वजह से कोई और दूसरा तो 0 नहीं हो रहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे ये तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है, ठीक है, ये वाला आपको डायरेक्टली दिख रहा है, ये भी डायरेक्टली दिख रहा है, ये भी डायरेक्टली दिख रहा है। अब ये जो 0 हुए हैं इनकी वजह से कोई दूसरा मेंबर तो नहीं हो रहा है 0, क्योंकि जब आपने एक को 0 बोल दिया उसको काउंट करने का कोई मतलब नहीं बनता है फिर। ठीक है, जब मुझे ये क्लियर हो गया ये 0 हो चुका है, ठीक है, तो बचे कितने इस ज्वाइंट में? कितने मेंबर बचे? 1 2 3, तो ये और ये तो कोलिनियर है, तो ये तीसरा ऑटोमेटिकली 0 होना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मतलब इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन सा वाला? ये देखो, हमेशा ना सबसे पहले तो आपको जो हमने सेकंड पॉइंट लिखा वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देखो आप, जो हमने सेकंड पॉइंट लिखा था उसमें हमने क्या बोला था कि जब भी दो मेंबर्स कोलिनियर होंगे और तीसरा कोई मेंबर होगा तो वो हमेशा 0 फोर्स मेंबर होगा। दो मेंबर कोलिनियर होने चाहिए और तीसरा वाला जो मेंबर होगा वो 0 फोर्स। 3 मेंबर का ज्वाइंट हो जिसमें 2 कोलिनियर हो, तीसरा ऑटोमेटिकली 0। तो अगर ये चीज को हम अप्लाई करते हैं तो ये और ये कोलिनियर दिख रहा है, तो तीसरा ऑटोमेटिकली 0 बनता है। ये और ये कोलिनियर, तो ये 0 बनता है। ये और ये कोलिनियर, ये 0 बनता है। ये और ये कोलिनियर, ये 0 बनता है। ये तो हमें डायरेक्टली दिख रहा है। इसके बाद जब आपको दिख रहा है ये 0 बन चुका है ना, तो इस ज्वाइंट में कितने मेंबर बचे? 1 2 3, उसमें ये और ये तो कोलिनियर है, तो तीसरा वाला 0 बना ना। हाँ, बट अगर मुझे ये नहीं पता कि ये 0 है, तब मैं कभी भी इस पे वो पॉइंट जो हमने सेकंड पॉइंट लिखा वो अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस ज्वाइंट पे कितने मेंबर्स है? 4, तो इसमें वो अप्लाई होगा नहीं। वो तो एक 0 हुआ यहां से, इस ज्वाइंट की वजह से हमें पता चला, तो ये 0 तो इसको काउंट करना नहीं है। तो एक और ये कोलिनियर, तीसरा ऑटोमेटिकली 0, ये चीज। अब आपने जैसे इसको 0 करा था, तो ये कोलिनियर, तो ये 0, ये कोलिनियर, ये ऑटोमेटिकली 0, ये भी 0, बचा तीसरा ये। अब इस ज्वाइंट को अगर आप देखते हो तो एक मेंबर ये, दूसरा और ये तीसरा, बाकी ये ऑलरेडी 0 हो चुके हैं, उनको काउंट करने का मतलब नहीं बनता है, इसलिए ये भी 0। ठीक है, ये 0 पहले हो चुके हैं दूसरे ज्वाइंट्स की वजह से, तो इस ज्वाइंट में 1 2 3 मेंबर बचते हैं, जिसमें ये 2 कोलिनियर और ये लास्ट बचा, तो ये 0। ठीक है, बस आप ये चीज याद रखो। और एक बार देखो, सबसे पहले तो जो सिंपल आपको दिख रहे हैं वो आप 0 करोगे, बट उनकी वजह से कुछ और आगे 0 बन रहे, वो हमें चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट।
ठीक है, इससे बताओ कितने जीरो होंगे। है 6। ठीक है, कितने टोटल? 6 का नाम बताओ। ये ईटी, पहले तो एफ टी बोलेगा, एफ टी होगा। ठीक है, फिर जी टी, हाँ ठीक है, क्योंकि ये जीरो बनता है तो ये जीरो बनेगा। ठीक है, एच यू, हाँ ठीक है, ये भी जीरो है। के वी, हाँ के वी, हाँ जीटी वाला जीरो कैसे हो गया? तो ये सोचो ना क्यों हुआ। जीटो, जीटी वाला जीरो कैसे हो गया? आप भी बोले फोर्स लगा, कहाँ लगा है? कौन से जॉइंट को देख रहे हो, कहाँ की बात कर रहे हो? आप टी को देख रहे हो। हाँ, जी को देखोगे तब नहीं बोल सकते, आप टी को देख रहे हो एक्चुअली। तो एक मेंबर, ये दो कोलिन है, तीसरा तो जीरो है। आप ज्वाइंट कौन सा देख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 3 हुए, बाकी का है एम, एमपी, हाँ ठीक है, ये हो गया। और पीएल, और 6 वाला कहाँ है? ये सर एक ही है। कौन? एचआर एक थोड़ी है सर ये। क्या ये एक नहीं है, ये अलग अलग मेंबर्स है। 5 होंगे, 5, 6 नहीं है। ठीक है, 5 है। एक्चुअली ऑप्शंस में नाम लिखे हुए थे। ईटी एक हो जाएगा आपका, जीटी है, एच यू है, एंड पीएल है, और पीएम है। ठीक है, ठीक है, ये इनकी लेंथ है मेंबर्स की।
और आपसे पूछा है ये मेंबर ए, ये वाला ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है। ए मेंबर, ये ए बी सी पे फोर्स निकालना है, फाइंड आउट करो ए बी सी पे फोर्स कितना आएगा। ऑप्शंस लिख लेते हैं। हाँ, डी, बी, ए फिर देन बी। रिएक्शंस कितनी आएगी यहाँ पे, सिम P/2 क्योंकि L/L। देखो ये वाला जो जॉइंट है इसको देखते हो आप, लेट सपोज ये वाली चीज, तो आप ये देख रहे हो कि एक ये मेंबर, एक ये मेंबर, ये फोर्स लग रहा है P और एक मेंबर ऐसा है। हाँ, डी इज करेक्ट। तो ये जो जॉइंट है आप देखोगे, ये मेंबर, दिस मेंबर, ये वाला मेंबर और ये वाला मेंबर कोलिनियर है, और ये फोर्स इस मेंबर के साथ कोलिनियर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेट सपोज इसको हम बोल रहे हैं P एंड Q, ठीक है। इसको ऐसे अलग अलग फोर्स लिख लेते हैं। लेट सपोज ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, और ये 3 है। तो आप पता क्या लिखोगे, F1 बराबर होगा F2 और P फोर्स बराबर होगा F3। ये चीज 1 एंड 2 मेंबर्स आर कोलिनियर, ठीक है, ये दो कोलिनियर है और ये P इसके साथ कोलिनियर है। तो पता केस कौन सा बन रहा है, लेट सपोज ये ज्वाइंट है एक, ठीक है, ये आपके पास एक ज्वाइंट है, एक मेंबर ऐसा है, एक मेंबर ऐसा है, एक मेंबर ऐसा और एक मेंबर ऐसा। तो कोलिनियर पेयर्स बन रहा है बेसिकली, 2 कोलिनियर पेयर। अब ये भी एक कोलिनियर पेयर है, ये भी एक कोलिनियर पेयर है, ठीक है, क्योंकि ये और ये कोलिनियर, ये और ये कोलिनियर। तो जो कोलिनियर है वो बेसिकली इक्वल है। तो 1 एंड 2 बराबर होगा, P 3 के बराबर होगा। मतलब ए का वैल्यू डायरेक्टली विदाउट एनी कैलकुलेशन आप बोल सकते हो कि क्या होने वाला है, P। एंड बी की बात करते हो, अब जब बी की बात करोगे तो ये जो यहाँ पे रिएक्शन बनेगी वो इसके साथ कोलिनियर है, तो डेफिनेटली ये इसको बैलेंस कर रहा होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल तो कभी भी बैलेंस नहीं कर सकता वर्टिकल को, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है। तो ये इसको जब कंप्लीटली बैलेंस कर रहा है तो ये अकेला क्या है, फिर ये जीरो है बेसिकली, ठीक है। तो विदाउट एनी कैलकुलेशन आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसमें कैलकुलेशन करना ही नहीं। वैसे भी बात, ये LL है, ये सिमिलर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे तो P/2 बनना ही है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि यार ये जो P/2 है वो इसके साथ कोलिनियर है, तो ये इसको बैलेंस करेगा। और ऑब्वियसली ये हॉरिजॉन्टल है, ये तो वर्टिकल की बैलेंसिंग में इन्वॉल्व ही नहीं है। जब ये दोनों आपस में प्रॉपर्ली बैलेंस हो चुके हैं, थर्ड तीसरा मेंबर तो जीरो ही होगा फिर, ठीक है। ये चीज अच्छा, तब नहीं हो सकता था अगर यहाँ ना हिंज होता, लेट सपोज ये अगर हिंज होता तब दिक्कत हो जाती, क्योंकि हिंज में रिएक्शन डेवलप होती है। यहाँ पे ये क्या दे रखा है, रोलर सपोर्ट, तो क्योंकि यहाँ पे कभी जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन वो डेवलप होगी ही नहीं। तो ये चीज सपोर्ट्स वाला ध्यान रखना काफी ना, ये कई बार ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि यहाँ पे हिंज दे दिया जाता तब हम वो चीज गलत कर सकते हैं, ठीक है। वो देख लेना कि आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स दिया है कि नहीं दिया। बट ऐसा क्वेश्चन विदाउट एनी कैलकुलेशन आपको सॉल्व करना है, P/2 और इज जीरो, ठीक है। जीरो फोर्स मेंबर, देखो जब भी ट्रस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, चाहे जीरो फोर्स मेंबर का क्वेश्चन हो या ना हो, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जीरो फोर्स मेंबर अगर आपको दिख रहा है तो उसको जीरो कर लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। देन ठीक है, ये लिख लिया। नेक्स्ट,
ठीक है, ये वर्टिकल मेंबर का हाइट भी 1 मीटर है। ठीक है, कितने जीरो फोर्स मेंबर है? हाँ, फोर्स जैसे अगर कोई मेंबर दो फोर्स के बीच में आ रहा है, 2 मेंबर कौन से वाले काम इसमें बताओ कहाँ पे वो? इससे जो 45 पे रिएक्शन निकलेगा, हाँ हाँ और एच ही है, हाँ तो उसके बीच में डी आ रहा है फोर्स वैसे, हाँ, तो डी 0 हो जाएगा ना। वो तो आप बताओगे। टोटल बताओ, टोटल कितना आ रहा है? 4 है? तब उसके हिसाब से 4 5 है, 5। अब 5वां कौन सा वो ढूंढ के बताओ पहले। 5 अच्छा, डी दिख रहा है क्या 0? देखो एक्चुअली क्या है ना, हाँ 5 सही है, क्योंकि पहली बात तो ये इन्होंने जो ये दिया है, इन्होंने एंगल दे रखा 45। अब आपको पता है रिएक्शन जो भी डेवलप होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, आर ई। बस आपको ये चीज चेक करना है कि आर ई एच ई मेंबर के साथ कोलिनियर होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा? यहाँ पे जो एंगल फॉर्मेशन है ये कितना है? 45। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, देखो ये लाइन ऐसे इसके साथ आप देखोगे ये चीज, तो ये एंगल 45 यहाँ पे बन रहा है, और ये एंगल जो है दिस एंगल, हाँ क्या ये 45, हाँ ये 45 और ये भी 45, ठीक है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये भी 45। तो आप देख रहे हो ये वाला आर ई बेसिकली कोलिनियर है, ये चीज आपको चेक करनी चाहिए। 45 नहीं होता ना, यहाँ लेट्स सपोज 30 होता तब कभी भी नहीं होता वो चीज। तो आर ई बेसिकली एच ई मेंबर के साथ कोलिनियर है, ये सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अली, ठीक है। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली इंक्लिनेशन इसका 45 दे रखा है, तो रिएक्शन हमारा आर ई इसके परपेंडिकुलर बनेगा। अच्छा, ये परपेंडिकुलर तो बन रहा है, ठीक है, ये लेट सपोज मैं यहाँ पे है ना पॉइंट, इसको यहाँ पे कंसिडर करता हूँ इस तरीके से, मतलब ये एंगल 45 डिग्री, तो ये एंगल भी बेसिकली 45 होगा, ठीक है। एंड आपको ये भी पता है कि ये जो एंगल है और इसके साथ जो हॉरिजॉन्टल है ये एंगल भी कितना है, 45, तो ये इसके 90 डिग्री हो गया, तो आर ई बेसिकली एच ई के साथ कोलिनियर है। तो ये आप बोल रहे हो दिस इज फोर्स ऑन एच ई मेंबर और ये है आर ई, ठीक है, तो ये कोलिनियर है, तो डेफिनेटली एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होने वाले। बचा डी, डी क्या होगा 0। अब डीई 0 है, ठीक है, ये चीज 0 हो गई, ठीक है, ये दो तो कोलिनियर थे, दो कोलिनियर मतलब इक्वल फोर्सेस, तो ये तो 0 हो गया, और ये तीसरा तो फिर ऑटोमेटिकली 0 हो गया। अब हो गए 5, क्योंकि ये वाला आपको दिख रहा है डायरेक्टली 0, ये आपको तो क्या डायरेक्टली ये 0 दिख रहा है, ये 0 दिख रहा है ना, और ये 3 है बेसिकली, इसका 0 होना बिकॉज ये वाला डी ई मेंबर और सी डी मेंबर कोलिनियर है, सी डी एंड डी कोलिनियर है, जो डी में होगा वही सी डी में भी होगा, ठीक है, तो ये दो कोलिनियर थे, और ये तीसरा मेंबर, तीसरा मेंबर ऑटोमेटिकली 0 होना ही था, बट आपको दिखा कि यार डी कोलिनियर है सीडी के साथ, तो डी 0 तो सीडी भी 0, ठीक है, ये चीज। तो डीएस तो अगर आप पहले ही स्टार्टिंग में 0 बोल दोगे वो बात ठीक है, बट आपको ये देखना है डी 0 आया बिकॉज आर ई और फोर्स ऑन एच ई ये दोनों इक्वल थे, तो अकेला बचा ये डी, तो इसने 0 होना ही था कंफर्म, तो डी 0 हुआ तो सी डी भी 0 हो रहा है, ठीक है।
अगर वहां पे डी पे ना कोई और मेंबर होता ना तब नहीं बोल सकते थे हम ये बात। अगर ये डी ज्वाइंट में है, क्योंकि डी ज्वाइंट आप देखते हो 3 ही मेंबर तो हैं, ठीक है, डी ज्वाइंट में 3 मेंबर है, एक डी ई हो गया आपका पार्ट, एक आपका है एच डी, और ये हो गया सी डी। तो जब ये चीज जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, और ये इसके साथ कोलिनियर, ये तो जीरो होना ही है, और ये पहली से तीसरा मेंबर तो जीरो था, तो ये 3 और वो 2, 5, ठीक है, ये चीज, ये मैकेनिकल में पूछा था आई थिंक 20 में। हाँ ठीक है, ठीक है, ये चीज को शायद अलग से नोट कर ही लेना कि जो कोलिनियर मेंबर्स है, जैसे एक जॉइंट है, एक मेंबर ये, दूसरा मेंबर ये, तीसरा ये, चौथा ये, लेट सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड 4। तो इस केस में मुझे दिख रहा है 1 एंड 2 आर कोलिनियर, 3 एंड 4 आर कोलिनियर, तो हम ये लिख सकते हैं डायरेक्टली F1 बराबर F2 और F3 बराबर F4, ठीक है। अब कल इस डायग्राम में एक मेंबर हटा दिया जाए, या इसको मैं ऐसे कर दूं टिल्टेड, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ये आपका लेट सपोज लोड लग रहा है P, और यहाँ मेरा एक मेंबर तीसरा, तो 1 2 एंड 3 आर बेसिकली मेंबर्स, तो फोर्स ऑन 1 इक्वल्स टू फोर्स ऑन 3 एंड P इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स ऑन मेंबर 2, ये चीज। तो ये दोनों केस अलग से इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो इसको कोलिनियर दिखाना है इसके साथ पूरा, ठीक है। तो 1 एंड 3 आर कोलिनियर, और P 2 के साथ कोलिनियर है, तो P बराबर F2 हो जाएगा, और ये तो सिंपली दो कोलिनियर पेयर हैं ही ऑलरेडी। तो ये केस आपको हमेशा माइंड में रखना है जब भी आप कोई ट्रस्ट का क्वेश्चन करते हो, ठीक है, तो सिंप्लीफाई हो जाता है चीजें काफी। ठीक है, सॉल्व करो इसको। सब में फोर्स निकालो। इसको क्या हो गया, सबसे पहले तो रिएक्शंस बताओ, सी एंड ए पे रिएक्शंस क्या क्या आने वाली। किसमें 600 400, 600 कौन सा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल? हाँ ठीक है, वर्टिकल।
रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकालते हैं? पूरी ट्रस को आप इक्विलिब्रियम कंडीशन में अज्यूम करोगे, समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई, और मोमेंट जहां भी आपको सूटेबल लगे वहां पे जीरो लो, और जो अननोन है वो फाइंड आउट करो। सी पे वर्टिकल अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? हाँ डाउनवर्ड है, और हॉरिजॉन्टल वाला? वो भी डाउनवर्ड ही होगा। हॉरिजॉन्टल वाला डाउनवर्ड है। नहीं वो अपवर्ड हो जाएगा ना फिर 600। ये अपवर्ड 600, ये वाला 600 और वो डाउनवर्ड 200। ठीक है देखो सी पे, सी वाले पे देखो एक तो हॉरिजॉन्टल लगेगा, मतलब एक वर्टिकल लग रहा होगा, वर्टिकल वाला डाउनवर्ड बोलो ना आप। हाँ ये 200 न्यूटन, और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल, राइट और लेफ्ट? ये लेफ्ट। ठीक है ये चीज, और ए पे? ये पे 600 अब यही आ रहा है सबका, ये नहीं आ रहा है? दोनों ऊपर आ रहा था 200। आर ए का वैल्यू नहीं नहीं सही है, सही है। डायरेक्शंस देखो आपको सी का डायरेक्शन, अच्छा एक बात तो ये है कि ये तो 600, इसके लिए तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स एक आपका टुवर्ड्स राइट लग रहा है, तो लेफ्ट यहीं पर लग सकता है, यहाँ तो लगेगा ही नहीं कभी, क्योंकि ये रोलर सपोर्ट है। तो ये तो क्लियर है हमें, ये डायरेक्शन हमें बिल्कुल क्लियर है कि हाँ ये तो सही है। बाकी सी का अपवर्ड है डाउनवर्ड हमें नहीं पता, आप कुछ भी अज्यूम करके सॉल्व करो। पॉजिटिव आंसर मतलब सही होगा डायरेक्शन, नेगेटिव आंसर अपोजिट होगा डायरेक्शन। ठीक है, तो 600 जब हॉरिजॉन्टल इधर है तो इस पे इधर लग रहा है, ये चीज हमें पूरा कंफर्म है गारंटी के साथ, ये ऐसे ही होगा। लेट सपोज आप ऐसा करते हो, वर्टिकल समेशन का फोर्सेस जीरो करते हैं, ये हो गया आर ए। ठीक है देखो आर ए ऊपर की तरफ, सी ए का देखो, मुझे सी का वर्टिकल मुझे नहीं पता कैसे होगा, मैंने उसको भी अपवर्ड मान लिया, सी वाई। ठीक है इसको मैं सी वाई लिख रहा हूँ, और इसको मैं लिख रहा हूँ सी एक्स। ठीक है तो आर ए प्लस सी वाई, सी वाई मैंने प्लस में क्यों लिखा, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सी पे जो लग रहा होगा वर्टिकल वो अपवर्ड लग रहा है, मुझे नहीं पता, जस्ट मैंने से आर ए प्लस सी वाई लिख दिया। ठीक है और कौन सा वर्टिकल फोर्स यहाँ पे, और कोई नहीं, सिर्फ 400 है जो कि डाउनवर्ड है, -400 इक्वल्स टू 0। क्या लगा है, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वर्टिकल 0, तो आर ए प्लस सी वाई इक्वल्स टू 400 आता है यहाँ से। ठीक है ये चीज क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं हम, मोमेंट जीरो करना है, मोमेंट जीरो करना है, तो मोमेंट मैं कहाँ पे जीरो करूं? हाँ डी पे जीरो करोगे, तो डी पे जीरो करोगे तो देखो आपको सी वाई भी नहीं पता है, आर ए भी नहीं पता है, तो दो अननोन कैसे सॉल्व करेंगे? ए पे करेंगे, क्योंकि ए पे करने, देखो ए पे, हाँ ए पे आप जीरो कर सकते हो, लेकिन आप सी पे करते हैं आर ए का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ये भी कर सकते हैं अगर जैसे, ठीक है चलो ए पे करते हैं, चलो ठीक है। मोमेंट अबाउट ए पे जीरो करते हो, तो मोमेंट अबाउट ए पे जीरो करते हो तो अननोन क्या हमारे पास, सिर्फ सी वाई बचता है अननोन, और कुछ नहीं बचेगा। ठीक है तो मोमेंट अबाउट ए जीरो करते हैं, 400 इंटू क्या होगा 3 क्लॉकवाइज, 400 इंटू 3 क्लॉकवाइज, 600 का मोमेंट कितना होगा यहाँ पे, जीरो करेक्ट, और 200 का क्लॉकवाइज इंटू डिस्टेंस क्या होगा, इंटू 6। ठीक है और ये 600 एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, कितना डिस्टेंस 4, और इसके अलावा कहाँ पे हमारा सी वाई वाला, अच्छा सी वाई तो हमने पहली वैल्यू लिख दी, सॉरी, सी वाई इंटू डिस्टेंस कितना है ये 6, हाँ तो इक्वल्स टू 0, यहां से सी वाई का वैल्यू क्या निकल के आएगा, ठीक है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 200 आ रहा है कि माइनस आना चाहिए वैसे तो, क्योंकि हमने डायरेक्शन अपोजिट मानी। हाँ नहीं नहीं मैंने माइनस में आएगा ये, अब माइनस में आया तो मैंने डायरेक्शन, क्योंकि आर ए प्लस सी वाई, मैंने एक्चुअली डायरेक्शन माना था अपवर्ड की तरफ, क्योंकि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वही है, तो ये हाँ क्या इससे सॉल्व करके प्लस आ रहा है,
एंटी क्लॉकवाइज करेगा ना फिर। कौन सा, अच्छा हाँ ये चीज, ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा ना, तो हाँ तब आएगा सी वाई, क्योंकि लेट सपोज मुझे नहीं पता, मैंने इसको ऐसे मान रखा है ऊपर की तरफ, ये सी वाई इस तरीके से, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो अब यहाँ से आप आंसर देखोगे बेसिकली क्या आने वाला है, माइनस। अज्यूम डायरेक्शन जो था वो था रॉन्ग, ठीक है, ये चीज हमें यहाँ से पता चलती है। फिर मतलब करेक्ट ये होगा हमारे पास 200, ठीक है, ये चीज गलत है इस तरीके से। तो हाँ तो राइट 200 600 ये आ गए, सारे आ गए ना, बस ठीक है। इस पे निकालना फोर्स, बीडी वाले पे, बीडी पे फोर्स निकालना है। रिएक्शन सबका आई थिंक हो गया होगा, बीडी पे फोर्स निकालो, बीडी मेंबर पे फोर्स कितना आएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन का ज्यादा हमें सोचना ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है, जो भी अज्यूम करो उसके हिसाब से आंसर पॉजिटिव आएगा सही है, नेगेटिव आएगा गलत है। डायरेक्शन गलत है, आंसर गलत नहीं है, ठीक है। बीडी मेंबर पे फोर्स, टेंशन और कंप्रेशन, करेक्ट। ठीक है, कितना इसमें बीडी ने सॉल्व करने में आपको कितनी इक्वेशंस यूज करनी पड़ी। ए ज्वाइंट लिया आपने, डी से बता, देखो क्यों आपको ये जो सी ज्वाइंट को पहले देखो, सी ज्वाइंट, सी ज्वाइंट आप देखते हो तो आपको पता है कि ये जो सी डी मेंबर है इस पे फोर्स कितना होगा, सीडी में कितना होगा 200 होगा, ठीक है, बस ये आपको क्लियर हो गया, सीडी पे 200 होगा, ठीक है। अब आप डी ज्वाइंट को देखो, ठीक है, ज्वाइंट डी, ज्वाइंट डी अगर आप देखते हो, ठीक है, तो डी पे ये कैसे बन रहा है, एक इधर एक इधर। अब आपको निकालना बीडी पे, और सीडी ये एक वर्टिकल है, क्या कभी ये हॉरिजॉन्टल बीडी के वर्टिकल कंपोनेंट को बैलेंस करेंगे, नहीं। तो बीडी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, सीडी वाला कंपोनेंट। तो सिंगल एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा ये चीज, ठीक है। तो ये आप हमसे ये पूछा गया है बीडी, ठीक है, ये आपका फोर्स ऑन सीडी। तो मुझे ये पता है कि यार ये जो चीज है, बीडी का वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा, बीडी का वर्टिकल कंपोनेंट उसको सिर्फ सीडी बैलेंस कर सकता है, हॉरिजॉन्टल से तो मतलब ही नहीं है, तो हमें इसको फाइंड आउट नहीं करना है, ठीक है, ये चीज। तो जब भी आपसे ना कोई भी, देखो सारे मेंबर पे कभी नहीं पूछा जाएगा, एक सर्टेन मेंबर पे पूछा जाएगा, तो आप सबसे पहले देखो वो जो मेंबर पे आपको फोर्स निकालना है कि उसको मैं कितने इजीली निकाल सकता हूँ, क्योंकि इक्वेशंस अगर मल्टीपल यूज करते हैं तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। आप ये थोड़ा सा 1-2 मिनट सोचो कि यार मुझे बीडी पे निकालना है, तो बीडी के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या चाहिए मुझे, तो मैं बीडी को देख रहा हूँ तो बीडी का वर्टिकल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल देखता हूँ तो मेरे लिए ये एक अननोन है ऑलरेडी,
तो मेरे को अगर मैं हॉरिजॉन्टल वाला समेशन 0 करूंगा ना, तो पहले तो मुझे ईडी निकालना पड़ जाएगा, ये दिक्कत है। तो अगर मैंने देखा है बीडी का वर्टिकल कंपोनेंट सीडी की वैल्यू क्या मुझे डायरेक्टली पता है, हाँ ये थोड़ा ऐसा केस बन रहा है जो हमने ये चीज डिस्कस की है, तो डायरेक्टली मुझे सीडी का वैल्यू पता है पहले से ही, तो ये बीडी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करा करो कि सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा आपको सोचना है कि कौन सा अप्रोच बेसिकली बेटर रहेगा, ये चीज। और मेथड ऑफ सेक्शन में यही इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी अप्रोच यूज करते हो। ठीक है, एंड मेथड ऑफ जॉइंट्स में तो खैर है ही, बट फिर भी मेथड ऑफ सेक्शन ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू मेथड ऑफ जॉइंट। ठीक है, तो कितना आंसर आ रहा है, 250 न्यूटन आ रहा होगा टेंशन में। ठीक है, 250 न्यूटन टेंशन। यहाँ पे जो लेट सपोज कौन सा जॉइंट है, डी, तो ये यहाँ पे फोर्स जो लगेगा ये टूवर्ड्स लगेगा कि अवे लगेगा? सी जॉइंट को देखो, सी जॉइंट पे जब ये ऐसा है तो ये ऐसा है, और जब ये यहाँ पे ऐसा है तो वहां पे अवे कैसे हो जाएगा? फिर निकाला कैसे आंसर? ये टूवर्ड्स होगा ना। अरे ये जो है, ये जो इस देखो, हमेशा एक चीज याद रखो, जब एक जॉइंट पे आपका जो इफेक्ट देखने को मिल रहा है मेंबर का, दूसरे जॉइंट में भी वही तो देखने को मिलेगा। सिंपल। ये मेंबर सीडी के बारे में बात हो रही है, जब सीडी का जब यहाँ पे एक एंड टूवर्ड्स द जॉइंट है तो यहाँ पे भी टूवर्ड्स द जॉइंट होगा, ये चीज याद रखो। सेम इफेक्ट देखने को मिलेगा दूसरे एंड पे भी, तो ये टूवर्ड्स है, तो ऑब्वियसली बात है इसका ये ऐसा होना चाहिए, तभी तो बीडी टेंशन में आया होगा आपका। एफ बी डी आप करते हो, लेट सपोज ये थीटा है कोई, तो एफ बी डी कॉस थीटा इक्वल्स टू एफ सी डी, तो यहाँ से एफ बी डी निकालोगे तो ये आएगा आपका 250 न्यूटन टेंशन, ये चीज। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट लिखो मेथड ऑफ सेक्शन। ठीक है, मेथड ऑफ सेक्शन, लेट सपोज ये आपके पास एक ट्रस है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास एक ट्रस है। अब सेक्शन देखो, पहले हमने बात करी थी मेथड ऑफ जॉइंट्स, हम वहां पे जॉइंट्स पे फोकस कर रहे थे, जॉइंट का इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे। अब सेक्शन, ठीक है, लेट सपोज आपने इसको कट करा इस सेक्शन से। ठीक है, इस सेक्शन से आपने इसको कट किया, तो सेक्शन कट किया है तो ये ऑब्वियसली बात है ये अलग अलग पार्ट बचेगा। ये कट वाले को हम, कट वाले पे ही हम फोर्सेस देखेंगे। ठीक है, जो ऑलरेडी पूरा कंप्लीट है उसमें फोर्सेस देखने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये बैलेंस्ड है ऑलरेडी। कट वाले मेंबर्स को आप शो करोगे एज अ फोर्स, ये एक फोर्स और एक ये फोर्स। ठीक है, डायरेक्शन नहीं पता है, बस मैंने जस्ट अवे बना दिया जॉइंट से, टेंशन अज्यूम करके। ठीक है, तो ये तो इसका लेफ्ट पार्ट हो गया। राइट पार्ट की बात करते हो तो देखो, राइट पार्ट में तो ये आपके कंप्लीट मेंबर्स हैं ऐसा, एक इधर और एक इधर, ये चीज इसका राइट पार्ट हो गया। जैसे आपने इनिशियली बोला था मेथड ऑफ जॉइंट में कि पूरा इक्विलिब्रियम, जो पूरी ट्रस है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो उसका हर एक जॉइंट भी इक्विलिब्रियम में होगा। बट यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जब पूरा इक्विलिब्रियम ट्रस में है तो उसका कोई भी आप सेक्शन को देखोगे तो वो भी उसमें। अब अगर ऐसा है तो मुझे एक चीज बताओ, जब इसकी बात करते हैं तो इसमें कौन सा फोर्स मेंबर, कौन सा फोर्स सिस्टम है बेसिकली? कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम क्यों? देखो ये कहीं ना कहीं तो सपोर्ट होगा ही, सपोर्ट होगा, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल लोडिंग भी होगी, तो आप देख रहे हो कि सबका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग ही है।
इनका यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इसका यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, इन दोनों का यहाँ पे, इसका यहाँ पे। तो फोर्स सिस्टम कौन सा दिख रहा है? कोप्लेनर है, ठीक है, ऑब्वियसली कोप्लेनर ही है, एंड बट कौन सा? नॉन कंकरेंट। और नॉन कंकरेंट की बात करते हैं तो कितने इक्वेशंस हमारे पास अवेलेबल है? हाँ, 3 इक्वेशंस अवेलेबल है। 3 इक्वेशन कौन सी? समेशन एफ एक्स 0, समेशन एफ वाई 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट 0। ये 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अवेलेबल है। अब 3 इक्वेशन अवेलेबल है मतलब आप एट मैक्स 3 अननोन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये चीज। तो आप तीनों इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो। अब या तो आप लेफ्ट पार्ट का एनालिसिस कर लो या राइट पार्ट का एनालिसिस कर लो, ठीक है, जो आपको फिजिबल लगता है। अब इसका फायदा पता है क्या? यहाँ पे आप जो भी क्वेश्चन करोगे सिंगल लाइन में आपको आंसर मिल जाएंगे, सिंगल लाइन में, ठीक है। बट फोर्सेस कौन से कंसीडर होंगे? जो मेंबर कट किया आपने, बाकी एक्सटर्नल लोड और जो सपोर्ट रिएक्शन है वो तो होगा ही होगा। तो अगर आप लेफ्ट पार्ट का एनालिसिस करो या राइट पार्ट का एनालिसिस करो, जो भी आंसर आएंगे सेम आंसर होंगे, चाहे लेफ्ट या राइट, सेम चीज है, ठीक है। तो इसमें आप वही चीज लिख लेना, इफ ठीक है, if entire truss is in equilibrium condition then every section will also be in equilibrium condition, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये ट्रस है आपके पास, एंड ठीक है, ये 4 मीटर, 4 मीटर, दिस इज 4 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, ऑब्वियसली दिस इज 5 मीटर। आपको फोर्स निकालना है एफ सी मेंबर पे, ठीक है, फोर्स इन मेंबर बी सी एंड फोर्स इन मेंबर ई एफ, ई एफ, एफ सी बी सी एंड ई एफ। बट शर्त है कि क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करोगे तो सिंगल लाइन में आंसर होना चाहिए। आप ऐसा क्या इक्वेशन यूज करोगे जिससे सिंगल लाइन में आंसर है, ठीक है। सबसे पहले तो सपोर्ट डायरेक्शन निकालो, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एफ सी बी सी एंड ई एफ वाला पार्ट। सपोर्ट डायरेक्शंस कितनी आ रही है? तीन सौ 900 आएगी। 300 किधर है? डी पे 900,
ठीक है, सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 900 आ रहा है एंड यहाँ पे 300 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये 400 है तो इधर क्या होगा, ये 400 हॉरिजॉन्टल वाला डायरेक्शन। ठीक है, अब आप ये देखो कि आपको एफसी मेंबर निकालना है, तो ऑब्वियसली सेक्शन कट करोगे तो उस सेक्शन इस तरीके से आप कट करना है कि एफसी से पास होते हुए जाए, क्योंकि एफसी एक अननोन मेंबर होना चाहिए हमारे लिए, तभी आप उसको निकाल पाओगे। तो सबसे पहले तो आप एक सेक्शन कट करो सो दैट वो एफसी से पास होते हुए जाए, एंड एफसी फाइंड आउट करना है, और ये चीज इंश्योर करना कि एक ही इक्वेशन में आंसर आए। ठीक है, सिंपल ऐसे बीच में से कट कर दोगे तो, अच्छा ये सारे मेंबर से कट हो रहे हैं ना, हाँ ठीक है, एफ ई एफ सी एंड पी सी, हाँ ठीक है, तो सिंपल एक ऐसा सेक्शन कट करो, ट्रस को अलग अलग करो, तीनों के लिए सिंगल लाइन में आंसर होना चाहिए, तीनों इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं एक मेंबर एक का फोर्स का वैल्यू आप दूसरे में यूज करो, वो भी नहीं करना है हमें, तीनों को इंडिविजुअली हमें कैलकुलेट करना है। ये नहीं कि आपको एफसी पता है तो आप उसका वैल्यू यूटिलाइज करो बीसी या ईएफ वाले पार्ट के लिए। तो सबसे पहले तो बीच में से कट करो सेक्शन, क्योंकि ये एफ ई एफ सी बी सी ये सब मेंबर है ना, तो ऐसे इसको बीच में से कट कर दो सेक्शन से, और वो दो ट्रस अलग अलग से ड्रॉ करो। ठीक है, ऐसे पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, डायरेक्शंस हमें नहीं पता तो जस्ट सारी अवे मैंने बना ली। ठीक है, फोर्स इन मेंबर एफ सी एफ ई बी सी, एफ सी फाइंड आउट करना है, सिंगल इक्वेशन क्या यूज करेंगे। ठीक है, पहली बात तो डायग्राम तो क्लियर है ना सबको, ये तो डायग्राम पे तो कुछ नहीं है। डायग्राम में आपने क्या करा है, आपने ये अज्यूम किया कि मैंने लेट सपोज ऐसा सेक्शन ड्रॉ कर दिया और ये सेक्शन से इसको कट किया है, तो सेक्शन कट किया तो ये एक अलग पार्ट हो गया लेफ्ट पार्ट, ये पार्ट अलग, लेफ्ट और राइट मैंने दोनों बना दिए। अब आपको एफ सी फाइंड आउट करना है, कौन सी इक्वेशन यूज करें कि आंसर आए, और सिंगल इक्वेशन में आंसर आना चाहिए। ठीक है, हमें मल्टीपल इक्वेशंस यूज नहीं करनी है, तो क्या इक्वेशन अप्लाई करेंगे, मोमेंट अबाउट पॉइंट सी जीरो, मतलब ये वाले पॉइंट की बात करो। ठीक है, हाँ सी तो यही है, इस वाले से लिए इस वाले से ले, तो सी तो यही है ना, तो कहीं से भी लो सी तो यही है, तो आप सी पे मोमेंट की बात करो। ठीक है, बी सी और एफ सी तो खुद जीरो हो रहा है वहां पे, एफ सी कैसे कैलकुलेट करो, दो इक्वेशन ही तो नहीं यूज करनी है। जब दो इक्वेशन यूज करनी है तो मेथड ऑफ जॉइंट लगाएंगे, मेथड ऑफ सेक्शन क्यों लगाएंगे जब हमने सॉल्व ही पूरा लेंथी प्रोसेस करना है तो। अरे तीन इक्वेशन है, तीन में से तीनों अप्लाई करके देखो, कोई ना कोई तो किसी आंसर आएगा, इसमें सोचना क्या है इतना। समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, समेशन मोमेंट, तीनों में से एक इक्वेशन है ऐसी जिससे सिंगल लाइन में आंसर आ रहा है।
हाँ तो इसमें इतना टाइम कैसे लग रहा है सोचने में? अब एक चीज बताओ, ये एफ सी निकालना है आपको, मेरे लिए ये तीनों ही अननोन है, मुझे इस बात से मतलब नहीं कि उनकी वैल्यू क्या है, सपोज पता भी उससे भी मतलब नहीं, मुझे एफ सी निकालना है। एफ सी का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इसके वर्टिकल कंपोनेंट के अगेंस्ट और कौन से वर्टिकल फोर्सेस है यहाँ पे, और कौन सा है, और कोई है? तो फिर एक इक्वेशन आंसर नहीं आएगा। तो फिर इतना क्या सोचना है? अब 10 इक्वेशन होती है तो सोचना भी पड़ता है 10 में से कौन सी लगानी है। जब 3 है तो 3 में से पहली, दूसरी, तीसरी लगा के देख लो। एक इक्वेशन को सोचने में 10 सेकंड, तो 30 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए था, अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो। समेशन ऑफ फोर्सेस, हाँ अच्छा सिर्फ एफसी निकालना था, मैं तो सब तीनों निकाल रहा हूँ सबसे नहीं नहीं, ऐसा तो कोई हुआ नहीं जो एक बार में तीनों एक इक्वेशन से निकाल दे, ना हो सकता है। मुझे लगा अरे एक इक्वेशन, मैं, तुमने कैसे समझ लिया? मैंने बोला एक इक्वेशन सॉल्व करके एफसी का वैल्यू निकालना, तुम एक इक्वेशन से मतलब तुम तो ये साबित करो कि मैं गलत बोल रहा हूँ यहाँ पे। एक इक्वेशन और 3 अननोन, तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना वो तो चीज। तो समेशन एफ वाई जीरो, समेशन एफ वाई जीरो करा तो ये जो भी एंगल बनता है, ठीक है, तो लेट्स सपोज थीटा ही है, तो मैं क्या लिखूंगा, फोर्स ऑन एफ सी कॉस थीटा, ठीक है, ये डाउनवर्ड है, 300 अपवर्ड है, इसको नेगेटिव प्लस 300 ऊपर इक्वल्स टू 0। यहां से एफ सी का वैल्यू नहीं आ जाएगा, सिंपल। कितना आ रहा है एफ सी का वैल्यू? 500। टेंशन और कंप्रेशन, अब आंसर पॉजिटिव आया, इट मींस अजम्पशन जो हमारा सही है, अजम्पशन सही है मतलब डायरेक्शन सही है इसका। तो अवे फ्रॉम द जॉइंट मेंबर विल बी इन टेंशन, ठीक। एफ ई, एफ ई को कैसे सॉल्व करेंगे? सी पे क्या देखो, एफ, आप ये सोचो मुझे एफ ई निकालना है, बाकी दूसरी जो चीजें वो इंक्लूड नहीं होगी एनालिसिस में, तभी मेरे को सिंगल लाइन में आंसर मिलेगा। समेशन एफ एच, बीसी भी तो है एक अननोन, बीसी हॉरिजॉन्टल में बीसी भी है। मोमेंट अबाउट सी करेंगे, क्योंकि मोमेंट अबाउट सी जीरो करते हो तो इसका मोमेंट और इसका मोमेंट यहाँ पे जीरो हो रहा है, सिर्फ अकेला बचता है एफ ई, हम दोनों, तो सिंगल लाइन में आंसर आएगा। अगर आपको निकालना है एफ सी, तो आप क्या करोगे, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट सी जीरो करोगे, और यहां से आपको बस डायरेक्टली मिलेगा समेशन फोर्स एफ ई। सॉल्व करो, कितना आएगा आंसर? अच्छा, ये चीज याद रखना, जैसे आपने इसको जरूर अलग से पार्ट माना, इसको अलग पार्ट माना है, तो बट इन फोर्सेस का मोमेंट यहाँ पे ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे यहाँ पे मोमेंट लेना है ना, तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे? इक्वेशन देखो कैसे अप्लाई करेंगे, फोर्स एफ ई मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितना होगा? हाँ 3, बिकॉज एफ ई का लाइन ऑफ एक्शन ये है, पॉइंट्स यहाँ पे दोनों लाइन ऑफ एक्शन और पॉइंट के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3, क्लॉकवाइज, ठीक है, पॉजिटिव। और कौन से चीज का मोमेंट आएगा? 400 का तो आएगा नहीं, क्योंकि उसी के अलॉन्ग है। 300 का आएगा, 300 एंटी क्लॉकवाइज कि क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है। तो 300 इंटू डिस्टेंस कितना है ये, 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से फोर्स इन एफ ई मेंबर कितना आ रहा है, नेगेटिव में आएगा, बट कितना है ये 800 ना। नेगेटिव का मतलब है कि डायरेक्शन गलत थी, डायरेक्शन गलत मतलब ये ऐसे होना चाहिए था, और टूवर्ड्स द जॉइंट मेंबर विल बी इन कंप्रेशन, यस एग्जैक्टली। और बीसी फाइंड आउट करना है तो क्या करें? हाँ हाँ, इसी टेंशन में बीसी के लिए क्या करें? समेशन एफएक्स करोगे तो एफ ई भी इन्वॉल्व होगा, हमें एफ ई नहीं पता, लेट्स सपोज। कौन जीरो फोर्स मेंबर है? हाँ वो तो एनालिसिस में ही नहीं है। हाँ
FX में तो FE भी आएगा। FE भी तो इन्वॉल्व होगा ना, हमें नहीं पता। हाँ, हमें वैल्यूज नहीं, हमें मुझे कोई भी फोर्स निकाला, ये अज्यूम करते हैं कि बाकी का वैल्यू मुझे नहीं पता। यस एग्जैक्टली, यहाँ पे मोमेंट कंसीडर करते हैं, तो दोनों का वैल्यू 0 हो जाएगा ना। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको BC FC या FE सॉल्व करना है, तो ये सोचो कि बाकी चीज कैसे 0 हो जाए, मतलब वो हमारी इक्वेशन में ही ना इक्वेशन में ही ना आए, क्योंकि अगर इक्वेशन में आएगी तो हमें निकालना पड़ेगा, तो वो नहीं हम चाहते हैं। हमें बस ये देखना है कि मुझे निकालना है BC, तो क्या करूं, सबसे पहली इक्वेशन है समेशन FY, तो हॉरिजॉन्टल समेशन FY लगाने का कोई मतलब नहीं है। समेशन FX लगाए तो देखते हैं FE एक और अननोन है तो नहीं लगती। अब लास्ट बचता है मोमेंट। अब मोमेंट किसके अबाउट ले, मोमेंट तो हमें एक ऐसे पॉइंट के अबाउट लेना पड़ेगा ना जहां पे वो दोनों फोर्स 0, सिंपल ये पॉइंट। तो तीन चीजें, पहला समेशन FX लगा के देखो, पता चल रहा है कि भाई FE एक ऑलरेडी अननोन है तो नहीं लगेगा। FY ऑब्वियसली बात है, मतलब ही नहीं है क्योंकि तो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, FY लगाने का मतलब नहीं बचता है। लास्ट बचता है क्या, समेशन मोमेंट। समेशन मोमेंट ऐसी जगह ढूंढेंगे हम पॉइंट जहां पे बाकी दो अननोन 0 ऑटोमेटिकली, तो वो चीज है। तो हार्डली आप समेशन FX, समेशन FY और समेशन मोमेंट में 10-10 सेकंड भी लगाते हो सोचने में, तो 30 सेकंड में सॉल्यूशन करना आप स्टार्ट करोगे, तो लेट सपोज 30 सेकंड के बाद एक और सॉल्यूशन आंसर सॉल्व होगा तो 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। ऐसा मेरा अजम्पशन है, मे बी गलत हो बट ऐसा है। ठीक है, तो ये मैं क्वेश्चन इसलिए कराने का पर्पस ये था कि आपको अप्रोच क्लियर होना रहना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज तो हम पे जब इसकी वैल्यू है तो हम उधर यूज कर रहे हैं तो फायदा ऐसा थोड़ा है। तो आपको अप्रोच क्लियर हो जाना चाहिए, मेथड ऑफ सेक्शन हमें कैसे सॉल्व करना है। अब जो भी हम क्वेश्चन करेंगे हमको सिंगल लाइन, आपको ये सोचना है कि मेरे को बस सिंगल लाइन में सॉल्व करना है, क्योंकि मेथड ऑफ सेक्शन का एडवांटेज ही यही है कि आप सिंगल लाइन में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज मेथड ऑफ जॉइंट होगा तो आपको कितने जॉइंट सॉल्व करने पड़ते हैं। लेट सपोज आपको FC निकालना है तो कितने जॉइंट सॉल्व करने पड़ते हैं एटलीस्ट, तो 2 तो जॉइंट एटलीस्ट सॉल्व करने ही पड़ते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है उसमें कैलकुलेशन ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मेथड ऑफ सेक्शन सबसे इजी है, बस प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है उसमें और कुछ नहीं। ठीक है, देन एक क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा, एक जो जो हमने लास्ट क्वेश्चन लिखा था ना, जो कल आई थिंक सबसे लास्ट में लिखा था। ठीक है, अच्छा एक चीज सबको क्लियर हो गया ना, अप्रोच तो कैसे सॉल्व करना है ये चीज। ठीक है, ये क्वेश्चन था ना कल, शायद यही लिखा था। इसमें कौन से मेंबर पर निकालना था, ये ABCD। ठीक है, यही क्वेश्चन था कल जो लास्ट हमने लिखा था आई थिंक शायद, है ना। तो इसमें निकालना था फोर्स इन मेंबर CD। तो यहाँ पे अगर आप मेथड ऑफ सेक्शन लगाते तो अगेन विद इन सेकंड्स आप आंसर बता सकते हो। पहला काम तो वही है कि पहले तो आपको सपोर्ट रिएक्शन निकालनी होती है, वो तो डायरेक्टली हमें पता है 1-1 है। ठीक है, सिमिलर आपको दिख रहा है यहाँ पे, सिमिलर डायग्राम है तो 1-1 डायरेक्टली हमें पता है। अब मुझे CD निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसको कट करोगे, लेट सपोज ऐसा कट किया, तो इस पे निकालना है फोर्स, लेट सपोज अवे मान लिया। ठीक है, अब अवे माना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए, ये ऐसा कट करके, कट करने के बाद जो डायग्राम बनेगा, कट करने के बाद ये डायग्राम बनने वाला है। ठीक है, और एक 1 किलो न्यूटन का सपोर्ट रिएक्शन ये है। तो फोर्स इन CD निकालना है, बाकी तो हमें इससे मतलब ही नहीं। तो कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए, समेशन FY। अब समेशन FY यूज करते हैं आप, तो आपको पता चलेगा कि यार CD का एक कंपोनेंट होगा, बट प्लस माइनस ये करोगे तो 0 हो रहा है, तो CD का वैल्यू 0। तो डायरेक्टली यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो 1 आपका पॉजिटिव में, फिर 1 नेगेटिव में है, फिर आप प्लस लगा लो FCD, लेट सपोज इसको थीटा लिख लेता हूं मैं, तो FCD cos थीटा, फाइनली FCD का वैल्यू यहाँ से आपको डायरेक्टली 0।
अदरवाइज अगर आपने सॉल्व किया होता वैसे मेथड से, तो मेथड ज्वाइंट से, तो दो ज्वाइंट आपको सॉल्व करने ही पड़ते हैं। आपको दो ज्वाइंट बेसिकली ए एंड सी आपको तो खैर सॉल्व करना ही पड़ता है। ठीक है, तो मेथड ऑफ सेक्शन बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, बट ये है कि हाँ, प्रैक्टिस जरूरी है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, ये सब 4 मीटर है। आपको फोर्स निकालना है M2U4। M2U4 में फोर्स निकालना है। ठीक है, ये आई थिंक सिविल में ही पूछा था, सिविल 2003। M2U4। सबसे पहले सपोर्ट डायरेक्शन कितना आ रहा है? 60 एंड 120। 60। ठीक है, 60 एंड 120। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आराम से इसको 1 मिनट भले आप देख लो, और 1 मिनट अगर आपने प्रॉपर तरीके से देखा ना, क्वेश्चन 10 सेकंड का है। ठीक है,
जो भी अभी तक आपने ट्रस्ट में पढ़ा सब कुछ आपको माइंड में होना चाहिए। हाँ क्या हो 100 है 100 टेंशन और कंप्रेशन। क्या किया लेकिन ये तो बताओ सीधा मूवमेंट की किधर लिया मूवमेंट। इस पॉइंट पे मूवमेंट की तो जल्दी से समीशन है आपका कंप्रेस होगा समेशन ऑफ मूवमेंट समीशन एफआई करते हैं समेशन एफआई करती है। अच्छा पहली बात तो देखो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि ये जो है M2U4 पे पूछा है ये क्या है, ये जीरो फोर्स मेंबर है। इसका मतलब M2U4 पे जितना फोर्स होगा उतना ही L3M2 में होगा। ठीक है, मतलब ये जीरो है तो इसको हटा ही दो, है ना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। आप सेक्शन कट करते हो ऐसे, ठीक है, सेक्शन कट देखो जब सेक्शन कट करोगे तो ये चीज गलती मत करना, ये तो जॉइंट है, ये अलग अलग मेंबर है। ठीक है, या तो आप इधर की तरफ कट करोगे या तो इधर कट करोगे। ठीक है, आप किधर भी कट करो, लेट सपोज मैं इधर कट कर रहा हूँ, ठीक है, ये हटा दिया बिकॉज ये जीरो फोर्स मेंबर था। ठीक है, इसको पूरा एक मेंबर नहीं मान लेना, ये जॉइंट है, या तो इधर कट करोगे या इधर कट करोगे। ठीक है, जब कट करोगे ना तो आप देखोगे कि आपको ये दिख रहा है ऐसे कुछ, है ना, ये यहां से ऐसे दिखेगा और यहां से ये दिखेगा ऐसे। तो आपको निकालना ये वाला है, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, और कोई वर्टिकल अननोन है पूरे लेफ्ट साइड में, कोई लेफ्ट साइड में कोई अननोन है वर्टिकल वाला, कोई नहीं है। तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, बाकी ये 180 और ये 120 है, ये अगेन सिंगल लाइन में। बट आप कुछ सॉल्यूशन बुक्स में देखोगे तो ये दो दो सेक्शन लेके सॉल्व कर रखा है क्वेश्चन, और कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता गेट में जो दो सेक्शन लेके सॉल्व करना पड़े। ऑब्वियसली ऐसा कोई क्वेश्चन होगा नहीं जो 10-15 मिनट में सॉल्व हो, वो क्वेश्चन कभी ऐसा देंगे ही नहीं। हो सकता है कभी आई थिंक किसी बुक में मेडिसी वाली बुक में आप देखोगे सॉल्यूशन, उसमें उन्होंने दो सेक्शन लेके सॉल्व कर रखा है, वहां उन्होंने इस क्वेश्चन को ऑलमोस्ट एक पेज में सॉल्व कर रखा है। बट क्वेश्चन ये आपका एक सिंगल लाइन में सॉल्व हो रहा है, बट आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये जीरो फोर्स मेंबर है, क्योंकि जब तक मैं इसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। क्योंकि आप इधर कट करोगे तो ये भी कट हो रहा होगा, इधर कट कर रहे हो तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये वाला चीज क्या है, तो वो चीज है। क्योंकि अगर आप इसको बना के रखते हो, देखो लेट सपोज आपने बना के रखा है, तो अगर आप इसको यहाँ पे ऐसे कट करते हो ना, जनरली क्या होगा, आप सेक्शन लेके ऐसे ही कट करोगे, क्योंकि M2U4 पे निकाला आपने, सेक्शन ये कट करा, तो आप ये देखोगे यार एक तो ये भी है एक ये भी है, तो इसका भी एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, दो अननोन है, फिर वो बात कहां से आएगी कि हम एक इक्वेशन में कैसे सॉल्व कर लेंगे, कभी होगा ही नहीं पॉसिबल फिर सॉल्व। समझ में आ रही बात। अगर आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो जीरो फोर्स मेंबर, तो आप उसको मेंबर कंसीडर करोगे, और कंसीडर करते हो तो ये एक मेंबर है तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा ही होगा, उसको आप इक्वेशन में लिखोगे। ये जो कट हो रहा है इसका भी एक वर्टिकल मेंबर होगा, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट होगा, उसको भी आप इक्वेशन में लिखोगे, और एक इक्वेशन दो अननोन, फिर वो कभी सॉल्व नहीं होगा। अब फिर हमें लगा कि एक और सेक्शन कट करना पड़ेगा, वो चीज गलतियां होंगी। तो जब आपको पता है ये जीरो फोर्स मेंबर, उसको हमने पहले ही हटा दिया,
ठीक है, अब सेक्शन में इधर कट करूं चाहे इधर कट करूं, इस पे फोर्स निकालूं चाहे इस पे फोर्स निकालूं, दोनों बराबर ही होंगे क्योंकि ये कोलिनियर फोर्स है। तो इस पे फोर्स निकालो चाहे इस पे निकालो, बात एक ही है। ठीक है, तो चाहे आप इधर कट करते हो चाहे इधर कट करते हो, इधर कट करोगे तो ये मेंबर इंक्लाइंड वाला है, इधर ये वाला अगर आपने ऐसे कट किया तो ये मेंबर इंक्लाइंड है, बाकी तो सब हॉरिजॉन्टल है और कोई भी वर्टिकल अननोन नहीं है, कोई भी वर्टिकल अननोन नहीं है। ठीक है, तो आप चाहे तो इस सेक्शन से सॉल्व करो चाहे इस वाले से करो, तो L3M2 आएगा, फिर दूसरे इससे करोगे तो M2U4 आएगा, और दोनों एक्चुअली एक ही चीज है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने में भी लग सकता है कि हाँ थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम है, कुछ है इसमें चीजें, बट एक्चुअल में कुछ नहीं है। इसलिए मेथड ऑफ सेक्शन सबसे इजी है, बट हाँ प्रैक्टिस होना चाहिए। और जीरो फोर्स मेंबर ना जब भी ट्रस्ट के क्वेश्चन करते हो, फोर्स फाइंड आउट करने वाले, ट्रस्ट में सबसे पहले देख लिया करो कि जीरो फोर्स मेंबर तो नहीं है, क्योंकि जीरो फोर्स मेंबर आपके क्वेश्चन को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर देगा। ठीक है, जीरो फोर्स मेंबर वाला जो कंसेप्ट है वो आपको क्वेश्चन मतलब बहुत ही सिंपल हो जाएगा उससे। ठीक है, तो देखो ये चीज को ना जीरो लिख लेना, जीरो फोर्स मेंबर, फिर जब आप डायग्राम बनाओगे सेक्शन कट वाले तो उसको रिमूव कर देना। ठीक है, तो इतना हमें फालतू ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये बना रहा है। ठीक है, ये ऐसा कुछ है, ये यहाँ से इसको मैं ले रहा हूँ कहाँ पे, ये U3, तो ये ऐसा कट हुआ है। ठीक है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, बाकी बीच से हमें कोई मतलब नहीं है, तो अननेसेसरी इसको बनाने में टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, ये 120 किलोन्यूटन लग रहा है, और यहाँ पे कितना है, ये यहाँ पे ये बीच में कहीं है ये वाली चीज, इसको ऐसे लाइन बना ली, ये है 180 ये चीज, और एक ये कट हो रहा था और एक ये कट हो रहा था, ये है फोर्स इन मेंबर व्हाट L3M3, और इस पे जो फोर्स होगा वही फोर्स आपका किसमें होगा, M2U4, क्योंकि ये दोनों कोलिनियर है। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली क्या करता हूँ उसमें, वर्टिकल फोर्सेस का समेशन जीरो करता हूँ। वर्टिकल फोर्सेस का समेशन एक ये वर्टिकल और एक इसका कंपोनेंट आएगा वर्टिकल, और कुछ भी वर्टिकल नहीं है, तो F3L3M3 साइन थीटा बेसिकली क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है, ये 3 और हाइपोटेनस 5, 3/5, डायरेक्टली 3/5 लिख लेते हैं। ठीक है, 180 डाउनवर्ड्स नेगेटिव एंड 120 अपवर्ड्स पॉजिटिव 0, तो FL3M3 कितना आ रहा है, ये 100 ना, और ये डायरेक्शन सही आ रहा होगा बेसिकली, है ना। तो अवे, तो मेंबर विल बी इन टेंशन, मेंबर किसमें आएगा, टेंशन में। ठीक है, ये चीज। ठीक है, जब भी ट्रस्ट का क्वेश्चन है जीरो फोर्स मेंबर जरूर आइडेंटिफाई करो, क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। अगर हम इसको कभी आइडेंटिफाई नहीं करते कि जीरो फोर्स मेंबर है, तो ये हमारे लिए हमेशा अननोन रहता है, और हम यही सोच रहे थे इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा, ये चीज। ठीक है, ठीक है, ये डिस्टेंस 1.5 मीटर है एंड ये 3 मीटर है एंड द परपेंडिकुलर इज 2 मीटर। ठीक है, फोर्स इन मेंबर QS बेसिकली फाइंड आउट करना है, फोर्स इन मेंबर QS। ठीक है, क्वेश्चन को पहले आराम से देखो, फिर आप डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। ठीक है,
क्वेश्चन में जो निकालना है उसकी तरफ फोकस करो, सिर्फ क्यूएस निकालना है मुझे। तो क्यूएस निकालने के लिए मुझे किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है? 11.25 हाँ 11.25 11.25। हाँ ठीक है, तो क्यूएस आपको निकालना है। तो क्यूएस निकालने के लिए आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है आप ये देखो। तो सबसे पहले तो आप मेथड ऑफ सेक्शन अप्लाई करते हो। लेट सपोज तो आपने कट किया, तो क्यूएस से होते हुए आपने एक सेक्शन कट किया, तो आपको पता है एक सेक्शन ऐसा बन रहा है जिसमें ना सपोर्ट्स नहीं है, लेफ्ट वाला पार्ट ऐसा बनेगा जिसमें सपोर्ट्स नहीं है। तो मतलब मुझे सपोर्ट एक्शन अननेसेसरी फालतू कैलकुलेट करना ही नहीं है। आपने ये सेक्शन कट किया है x6, तो ये सेक्शन लेफ्ट वाला ऐसा है जिसमें सपोर्ट एक्शन है ही नहीं, सपोर्ट्स है ही नहीं। तो सपोर्ट्स नहीं है तो मैं क्यों सपोर्ट एक्शन कैलकुलेट करूं? हाँ, अगर नहीं हो पा रहा होगा वहां से सॉल्व तो फिर मुझे राइट वाले सेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, आपने ये सेक्शन से कट किया, लेफ्ट वाले पार्ट को देखो, बस लेफ्ट वाले पार्ट को अगर आप बनाते हो, लेफ्ट पार्ट में ये आ रहा है, तो क्या लगता है इसमें? सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस का समेशन 0, सपोर्टेशन की यहाँ पे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं। अब एक्चुअली क्या होता है, हमारे माइंड में फ्रेम बन चुका है प्रोसीजर की, सबसे पहले सपोर्टेशन निकालना है। आप इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए, आपने ये देखा सबसे पहले स्टेप ही यही है कि सपोर्टेशन निकालना है, और हम यहाँ पे भी वही करेंगे तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट करेंगे। इसलिए एटलीस्ट क्वेश्चन को 1 मिनट पहले देख लो, क्यूएस निकालने के लिए मुझे एक्चुअली में जरूरत किस चीज की, तब हम सॉल्व करेंगे। वो ऑलरेडी हमारे माइंड में डिफॉल्ट सेटिंग यही है, सबसे पहले ट्रस्ट के क्वेश्चन में सबसे पहले सपोर्ट एक्शन निकालना, वो हमने लिखा भी है प्रोसीजर में। ठीक, बट कुछ केस ऐसे हैं कि जहाँ पे जरूरत नहीं है तो क्यों कैलकुलेशन करेंगे। तो समेशन एफ वाई 0 करोगे तो क्यूएस का वैल्यू आएगा, क्योंकि इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट, बाकी ये तो हॉरिजॉन्टल है, इनका तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है इस वाली इक्वेशन में, और बाकी वर्टिकल फोर्स 9 है। 11.25 विल बी द करेक्ट आंसर, है ना, वो भी टेंशन में। ठीक है, एक क्वेश्चन है उसको करके लेकर आना। ठीक है, ठीक है, फोर्स इन मेंबर सी भी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके लेकर आना। 3 किलोन्यूटन डी पे हॉरिजॉन्टल टूवर्ड्स राइट, 4 बी पे वर्टिकली डाउनवर्ड 4 किलोन्यूटन, 2 मीटर 2 मीटर 1.5 मीटर सी, ये 30 डिग्री है यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व करके लेकर आना, बाकी कल डिस्कस करते हैं। तो ट्रेस वाला चैप्टर आपका खत्म, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ठीक है, तो ये वाले पार्ट में हमेशा याद रखो, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। सेक्शन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके ना मेथड ऑफ सेक्शन से हो जाएंगे, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे। कुछ एक केस होगा जैसा नहीं हो पा रहा हो, वो बात अलग है, बट 99% सारे केसेस आपके सॉल्व हो जाएंगे मेथड ऑफ सेक्शन से। ठीक है, सीबी पे फोर्स निकालना, क्या इस केस में ये इंक्लाइंड होगा, मतलब उसके अलोंग होगा?
यहाँ पे जो रिएक्शन बनेगी वो सी डी के अलॉन्ग होगी, नहीं होगी, है। ठीक है, इसको सॉल्व करके लेकर आ रहा है। ठीक है, बाकी फिर कल मिलते हैं। तो फिर हम कल वो स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन वाला टॉपिक। ठीक है, और वो असाइनमेंट के क्वेश्चन सारे आंसर हो गए कि अभी भी कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर नहीं आ रहा है? 6 वाले क्वेश्चन का नहीं आ रहा है? ठीक है, उसको ट्राई करो एक बार, कल डिस्कस करते हैं उसका सॉल्यूशन। पहले उसके सॉल्यूशन ही डिस्कस करेंगे, फिर देन फ्रिक्शन चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।